दोस्तों, आगरा जिला का एक गांव खेल गांव, जिसमें 15 मार्च की दोपहर उस खेल गांव के एक इलाके से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी ने उस इलाके की रोड पर एक अल्टो कार को खड़े हुए देखा और उस कार को देखकर उस आदमी को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो कार रोड के साइड में नहीं बल्कि बीच में खड़ी थी, जैसे कोई उसे लावारिस की तरह छोड़कर चला गया हो। फिर वो आदमी कार के चारों तरफ देखने लगता है, मगर उसे वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। और फिर वो कार के पास जाकर अंदर झांकता है तो उसे कार के अंदर भी कुछ नहीं दिखता। फिर उस आदमी को उस कार के इस तरह रोड के बीच खड़े होने पर शक होता है और वो पुलिस को कॉल करके उस कार के बारे में बताता है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। फिर उस अल्टो कार को देखकर पुलिस आसपास के लोगों से उस कार के बारे में पूछताछ करती है, मगर उस कार के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता और ना ही उस कार का मालिक उस कार को लेने आता है। पुलिस उस कार के दरवाजे को खोलती है और कार के अंदर की तलाशी लेना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कार के अंदर से कुछ बरामद नहीं होता सिवाय एक कागज़ के टुकड़े के, और उस कागज़ के टुकड़े पर किसी का फ़ोन नंबर लिखा था। जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो फ़ोन शशिपाल शर्मा नाम का एक व्यक्ति उठाता है। फिर पुलिस उससे इस अल्टो कार के बारे में पूछती है तो वो कार को अपनी बताता है। तो शशिपाल शर्मा को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही शशिपाल घबरा जाता है और वो पुलिस से पूरी बात पूछने की कोशिश करता है। पुलिस उसे बताती है कि उसकी ये अल्टो कार खेल गाँव के एक रोड पर खड़ी है। शशिपाल पुलिस से कहता है कि वो अल्टो कार तो मेरी है, और साथ ही में शशिपाल ये भी कहता है कि इस कार को मेरी बेटी सुबह स्कूल लेकर गई थी, लेकिन अंधेरा हो चुका था और वह अभी तक घर नहीं लौटी है और हम दोपहर से उसे लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है। हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस शशिपाल को तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। शशिपाल शर्मा और उनकी पत्नी पहले ही अपनी बेटी के स्कूल से न लौटने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके बाद शशिपाल शर्मा और उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर शशिपाल की बेटी कौन है और वो कार को सड़क पर छोड़कर कहाँ चली गई। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो इतनी रात गए वापस भी नहीं आई। पुलिस शशिपाल शर्मा को पूरी बात शुरू से बताने के लिए कहते हैं तो शशिपाल जी कहते हैं कि उनकी बेटी का नाम नेहा शर्मा है, जो आगरा के दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही है। नेहा पढ़ने में बहुत होशियार है और वो एमएससी एमफिल करने के बाद अब दयाल बाग इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रही है। नेहा के पापा कहते हैं कि वो सुबह अपने कॉलेज के लिए अल्टो कार से लेकर निकली थी और कॉलेज पहुंचने के बाद उसने फ़ोन पर अपनी माँ से एक बार बात भी की थी, और कॉलेज ख़त्म करने के बाद नेहा 3-4 बजे तक घर वापस लौट आती है। लेकिन आज जब वो 5 बजे तक घर वापस नहीं आई तो हमें उसकी फ़िक्र होने लगी और हमने नेहा को कॉल किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। और फिर जब शाम 5:30 बजे के करीब नेहा की माँ ने कॉल किया तो इस बार नेहा कॉल उठाती है, लेकिन नेहा के फ़ोन से नेहा नहीं बल्कि एक लड़का बात करता है और वो कहता है, नमस्ते आंटी, नेहा दीदी सदर बाज़ार गई हुई है। ये कहते ही वह लड़का फ़ोन कट कर देता है। नेहा की माँ कुछ देर बाद फिर से कॉल करती है तो फिर वही लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि नेहा दीदी मूवी देखने गई है और वो टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। ये बोलते ही वो लड़का फिर से फ़ोन काट देता है और इसके बाद नेहा का नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। नेहा के मम्मी पापा और भाई तीनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर वो खुद ही नेहा को ढूंढने लगते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नेहा का कोई पता नहीं लगता। अब सारी बात सुनने के बाद पुलिस को पूरी कहानी समझ में आती है और पुलिस भी नेहा की छानबीन शुरू करती है। पुलिस तमाम जगहों पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश करती है, नेहा के दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लेकिन नेहा का कहीं कोई पता नहीं चलता। पुलिस रात भर ही सदर बाज़ार से लेकर सारे सिनेमा घरों में नेहा को तलाश करती है, लेकिन वहां से भी नेहा का कोई सुराग नहीं मिलता। और इधर नेहा के माता पिता की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस नेहा के माता पिता को घर वापस भेज देती है।
और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने का फैसला करती है। अगला दिन यानी कि 16 मार्च 2013 की सुबह नेहा के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों के साथ मिलकर नेहा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस सबसे पहले दयाल बाग इंस्टीट्यूट जाती है, उसी कॉलेज में जहां पर नेहा पीएचडी कर रही थी, और नेहा के बारे में पूछताछ करते हैं। कॉलेज और आसपास के लोगों के बाद एक खास जानकारी उनको मिलती है कि पुलिस को पता चलता है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट नेहा शर्मा को आखिरी बार उसी कॉलेज के नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखे थे। इसके बाद पुलिस और नेहा शर्मा के माता पिता तुरंत ही बायो लैब में पहुंचते हैं और वहां के लैब टेक्नीशियन यशप्रीत का दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। और जैसे ही पुलिस लैब का दरवाज़ा खोलती है और एंट्री करती है तो कॉलेज के स्टाफ समेत नेहा के माता पिता और पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि लैब के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला था और वहीं सामने खून से लथपथ नेहा शर्मा की लाश पड़ी थी। नेहा शर्मा के मुंह की आवाज़ को बंद करने के लिए उसके मुंह में रुमाल ठूंसकर उसके दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधा गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई हो। नेहा के गले पर, उसके पेट पर और उसके पूरे जिस्म पर इतने सारे कट लगे हुए थे कि पुलिस के लिए उस वक्त शायद उन निशानों को गिनना भी मुश्किल था। इसके बाद पुलिस पूरी लैब की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को उस लैब में किसी भी तरह की हाथापाई के कोई सुराग नहीं मिलते। मगर हाँ, लाश के ठीक पास पुलिस को एक कांच की आधी टूटी बोतल मिलती है और आधी नेहा के पेट में घुसी होती है। नेहा की ऐसी हालत देखते ही पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि या तो नेहा का रेप हुआ है या फिर रेप करने की कोशिश में उसकी हत्या कर दी गई है। ये सब देखकर नेहा के माता पिता की हालत ख़राब हो जाती है और वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिस बेटी को सारी रात इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बेटी अपने ही कॉलेज की लैब में इतनी भयानक हालत में मिलती है, और ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस उस लैब को सील कर देती है और नेहा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और अगले दिन जैसे ही नेहा के कत्ल की खबर अखबारों में आती है तो इस खबर से दयाल बाग और आगरा के लोगों के होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस दिल्ली के निर्भया कांड के जैसा ही था। और इसी वजह से दयाल बाग के स्टूडेंट से लेकर स्टूडेंट के पेरेंट्स तक सड़कों पर उतर आते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन शुरू होता है। जल्द से जल्द नेहा के हत्यारों को पकड़ने की मांग होती है और इसी वजह से नेहा केस को लेकर आगरा पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और पुलिस वाले भी नेहा केस में शामिल होते हैं। और फिर दयाल बाग के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी इस केस के समर्थन में शामिल होना पड़ता है। इस घटना के तीसरे दिन पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और अलग अलग जगहों पर पूछताछ शुरू होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नेहा के दोस्त, रिश्तेदार, आसपास के सभी करीब 250 से 300 लोगों से पूछताछ की जाती है कि हो सकता है शायद किसी ने लैब के अंदर या बाहर आते जाते किसी न किसी को देखा हो, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि नेहा के लैब में जाने के बाद उस लैब के अंदर कौन आया। और फिर पूछताछ के दौरान दयाल बाग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर सामने आते हैं और वो पुलिस को कहते हैं कि एक बार आप उदय से बात कीजिए, शायद उसे इस बारे में कुछ पता होगा। पुलिस तुरंत उदय के घर पहुंचती है और फिर उससे नेहा के बारे में पूछताछ होती है, मगर उदय नेहा को पहचानने से ही मना कर देता है और वो पुलिस से कहता है कि ना तो उसने कभी नेहा को देखा और ना ही उसको वो जानता है। पुलिस को उदय की ये बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि ना तो उदय उस कॉलेज में पढ़ता था और उदय एक हाई प्रोफाइल फैमिली से भी बिलोंग करता था और साथ में उसके नाना रिटायर आईएएस ऑफिसर थे और इसी वजह से पुलिस उदय के घर से चुपचाप चली जाती है। इसी दौरान पुलिस को एक और दूसरे लड़के के बारे में जानकारी मिलती है। वह उसी दयाल बाग इंस्टीट्यूट में काम करने वाला एक ठेकेदार था। उसका नाम विशाल शर्मा होता है। पुलिस को पता चलता है कि जिस वक्त नेहा का कत्ल हुआ था तब विशाल शर्मा वहीं पास के इलाके में काम कर रहा था और हो सकता है कि विशाल ने कत्ल करते हुए देखा हो या फिर विशाल को कोई ऐसा चेहरा दिखा हो जो उसे अजनबी लगा हो, जिससे पुलिस को कुछ सुराग मिल सके। अब पुलिस विशाल के घर पहुंचती है और जैसे ही विशाल के घर में पड़ी चीज़ों पर पुलिस की नज़र पड़ती है तो इन चीज़ों को देखकर पुलिस का नज़रिया ही बदल जाता है, क्योंकि विशाल के घर में खड़ी साइकिल पर खून के धब्बे लगे हुए थे
और उसकी शर्ट और पैंट को धुलाई करके सुखाने के लिए डाल रखा था और उन पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। विशाल के जूतों पर भी लाल लाल खून के जैसे दाग धब्बे थे, जिसे देखकर पुलिस को लगता है कि ये जो लाल रंग के धब्बे हैं हो सकता है ये खून के ही हों। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक विशाल कत्ल के वक्त वहीं आसपास ही काम कर रहा था, तो हो सकता है कि विशाल ही नेहा का कातिल हो और इन्हीं सबूतों के आधार पर विशाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विशाल शर्मा की वो साइकिल, कपड़े और जूते भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए जाते हैं, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि अब हमें नेहा का कातिल मिल चुका है। लेकिन जब पुलिस विशाल शर्मा से पूछताछ करती है तो पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी विशाल का जवाब एक ही होता है कि उसने नेहा का खून नहीं किया है और वो बेकसूर है। तकरीबन 2-3 दिन विशाल से पूछताछ के बाद विशाल के कपड़े, जूते और साइकिल पर लाल रंग के धब्बों की रिपोर्ट आती है और उसमें ये क्लियर हो जाता है कि जो विशाल के सामान पर लाल रंग के धब्बे हैं वो कोई खून के नहीं बल्कि किसी पेंट के धब्बे हैं, क्योंकि विशाल उसी कॉलेज में दीवार पर पेंट करने का काम करता था और वो धब्बे उसकी पेंट में लगे हुए थे। और विशाल ने पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को यही बताया था कि ये धब्बे खून के नहीं बल्कि पेंट के हैं, मगर पुलिस ने विशाल की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विशाल को रिहा कर देती है। इसी बीच नेहा की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें नेहा की मौत की वजह खून का ज़्यादा बहना बताया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर तकरीबन 17 कट लगे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि नेहा की मौत के खून के ज़्यादा बहने की वजह से हो गई है। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं हुआ था कि नेहा के साथ रेप हुआ है या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट भी अभी आधी अधूरी आई थी। विशाल को रिहा करने के बाद पुलिस के हाथ फिर से खाली थे, ना कोई सुराग, ना कोई सबूत। अब तकरीबन नेहा के कत्ल हुए 15 दिन बीत चुके थे और नेहा के कातिलों को पकड़ना तो दूर, पुलिस अब तक उनका कोई सुराग तक नहीं ढूंढ पाई थी। नेहा के माँ बाप और जनता का गुस्सा पुलिस की नाकामी को देखकर बढ़ते ही जा रहा था और इसलिए पुलिस ने इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और पुलिस ये फैसला करती है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा नए सिरे से करे और एक बार फिर पुलिस उसी लैब में जाती है जहाँ पर उन्हें नेहा की लाश मिली थी और इस बार वो फॉरेंसिक टीम को साथ लेकर जाती है ताकि वो लैब के अंदर से एक एक सुराग को ढूंढ सके। फिर फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर किसी के बालों के टुकड़े मिलते हैं जो देखने में किसी आदमी के लग रहे थे। फॉरेंसिक टीम तुरंत उन बालों को उठाती है और टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। पुलिस की एक टीम जब एक बार फिर दयाल बाग इंस्टीट्यूट में पूछताछ करने जाती है तो पुलिस को वहाँ के स्टूडेंट दोबारा उदय से ही पूछताछ करने को कहते हैं और साथ ही वो पुलिस को ये भी कहते हैं कि उदय हमेशा नेहा को छेड़ता रहता था और हमेशा उसका पीछा भी करता था, इसलिए हो सकता है कि उदय ने ही उसका कत्ल किया हो। पुलिस उदय से पहले ही पूछताछ कर चुकी थी, फिर भी स्टूडेंट्स के कहने पर पुलिस एक बार फिर उदय के घर पहुंचती है और पूछताछ करती है। लेकिन उदय एक IAS फैमिली से बिलोंग करता था और वो बहुत ही पावरफुल लोग थे, इसलिए उदय का परिवार पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है और पुलिस के खिलाफ कोर्ट में केस करने के बाद उनके परिवार को बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगा देता है। पुलिस को और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जनता का प्रेशर पुलिस वालों पर बढ़ता जा रहा था। ना तो उन्हें नेहा का कातिल मिल रहा था और ना ही कोई सबूत। मगर कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन आखिर वो पकड़ा ही जाता है। अब इस घटना में आता है एक नया मोड़। पुलिस को इस केस में एक और नाम सुनने को मिलता है। वो नाम था यशवीर संधू, जो कि उसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्निकल का काम करता था। आसपास के लोगों ने यशवीर के बारे में बताया कि 15 मार्च की शाम यशवीर को उन्होंने नेहा की अल्टो कार को कॉलेज से बाहर ले जाते हुए देखा था और उसे खेल गांव के इलाके में भी देखा गया था, जहां पर नेहा की कार लावारिस खड़ी थी। पुलिस तुरंत ही यशवीर को गिरफ्तार करती है और कड़ाई से पूछताछ करती है और थोड़ी शक्ति दिखाते ही यशवीर अपना मुंह खोल देता है और बताता है कि हाँ, मैंने ही नेहा की कार को खेल गांव के इलाके में ले जाकर छोड़ा था और ये सब कुछ मैंने उदय के कहने पे ही किया था, लेकिन मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता कि नेहा का कत्ल कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं बस इतना जानता हूँ कि उदय ने मुझसे नेहा की कार को ले जाने के लिए कहा था।
यशवीर के बयान के बाद आगरा पुलिस उदय को गिरफ्तार करने जाती है और उन बालों की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है जो उन्हें उस लैब से मिले थे, और फिर वो डीएनए रिपोर्ट उदय के बालों से भी मैच हो जाती है। अब आगरा पुलिस के पास उदय के खिलाफ 2 सबूत थे और इन सबूतों के आधार पर आगरा पुलिस उदय को बहुत ही आसानी से गिरफ्तार कर लेती है। उदय से पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ के दौरान पुलिस उदय के सामने 2 सवाल रखती है। पहला कि क्या तुमने यशवीर से नेहा की कार को ले जाने को कहा, और अगर कहा तो क्यों कहा। दूसरा ये था कि अगर तुम नेहा को नहीं जानते तो फिर तुम्हारे बालों के टुकड़े उस लैब के अंदर से कैसे बरामद हुए। पुलिस के सवाल सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था। लेकिन पुलिस सच उगलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। पुलिस हर बार एक ही सवाल उठाने के सामने बार बार रिपीट करती है ताकि वो कोई गलती करे और पकड़ा जाए। और फिर जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो उदय हार मानकर सच बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। जब उदय पुलिस वालों को सच्चाई बताता है तो इसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उदय कहता है कि हाँ, मैंने ही नेहा का कत्ल किया है और मैंने ही नेहा को लैब के अंदर बंद करके उसके जिस्म पर कट लगाई और उसे जान से मार दिया। अब उदय ने पुलिस के सामने ये तो कबूल कर लिया था कि उसने कत्ल किया है, लेकिन वो अब भी पुलिस को ये नहीं बता रहा था कि उसने नेहा का कत्ल क्यों किया और ऐसी क्या वजह थी कि उसने एक पीएचडी स्टूडेंट को इतनी बेरहमी से मार दिया। फिर पुलिस उदय के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है। 16 जुलाई 2013 को लॉयर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है, लेकिन पुलिस उस चार्जशीट में उदय पर सिर्फ कत्ल का ही आरोप लगाती है और नेहा का रेप हुआ था या नहीं पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई थी। और इसी बात से नेहा के माता पिता और जनता में पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जाता है कि अगर नेहा का रेप नहीं हुआ तो फिर उसका कत्ल क्यों किया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उदय ने नेहा का कत्ल कर दिया, और पुलिस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद नेहा के माता पिता और जनता ने नेहा मर्डर केस में सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इसके बाद आगरा पुलिस 29 अगस्त 2013 को नेहा मर्डर केस सीबीआई को सौंप देती है और फिर कुछ महीनों के बाद सीबीआई अपनी रिपोर्ट में एक नई थ्योरी कोर्ट के सामने पेश करती है और आगरा पुलिस वाले मर्डर केस को गलत साबित करती है। सीबीआई की थ्योरी के अनुसार उदय काफ़ी दिनों से नेहा का पीछा कर रहा था और उसे छेड़ता था। नेहा ने काफ़ी बार उदय को समझाया, लेकिन फिर भी उदय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और 15 मार्च 2013 को उदय दयाल बाग इंस्टीट्यूट पहुंचता है और तकरीबन 4 बजे के आसपास जब नेहा लैब में पहुंचती है तो उसी वक्त उदय यशवीर सिंधु के पास जाता है और उसे नेहा की कार को कहीं और छोड़ने को कहता है। उसके बाद उदय लैब में जाता है और लैब का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नेहा जैसे उससे बचने की कोशिश करती है और शोर मचाती है। उस लैब में रखे क्लोरोफॉर्म से नेहा को बेहोश करने की कोशिश करता है। नेहा बेहोश तो होने लगती है, लेकिन पूरी तरीके से बेहोश नहीं होती और नेहा थोड़ी थोड़ी होश में रहती है और वो उदय के साथ हाथापाई करती रहती है। उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार होती हैं और उदय नेहा के साथ सारे गलत काम करता है और फिर पास में पड़ी शीशे की पपड़ी को उठाता है और उससे नेहा के जिस्म पर 17 बार वार करता है और जिससे नेहा की वहीं मौत हो जाती है और फिर उस लैब से चुपचाप निकल जाता है। दोस्तों, 15 मार्च के दिन जिस वक्त नेहा की मां नेहा के नंबर पर फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन कोई और लड़का नहीं उठा रहा था, वह लड़का बल्कि उदय ही था और ये उस वक्त नेहा के जिस्म पर वार पे वार कर रहा था। और इस तरह उस हैवान उदय ने एक मासूम लड़की को रेप करने के बाद तड़पा तड़पा कर मार डाला। दोस्तों, उदय को तो उसके किए की सज़ा कोर्ट में मिलेगी या नहीं भगवान ही जाने, लेकिन आपके अनुसार ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये मेहनत की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, सतर्क करना है। तो आप जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।